नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, इस देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या की बातें विपक्षी दलों द्वारा, सामाजिक संघर्ष में लगे लोगों द्वारा और साथ ही साथ इस देश की आदिवासी, दलित, दमित, मजदूर, किसान जनता तो कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन अगर इस देश का मुख्य न्यायाधीश यह बात कहने लगे तो जाहिर तौर पर हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हत्या से पहले गला घोंटा तो जरूर जा रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीजेआई की उस टिप्पणी की जो उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत के बाद किया है। आप सबने वह वीडियो देखा होगा कि किस तरह से चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर पर लगातार दाहिनी तरफ कुछ लिखे जा रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष का 8 वोट अवैध हुआ और अल्पमत की भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी का चुनाव जीती। इसको आंखों से देखा हमारे सीजेआई ने। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट को कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखें। खैर, इन हालात क्यों बनते चले जा रहे हैं? क्या यह एक सांयोगिक हालात है या यह एक प्रायोगिक दिशा में चलाया जा रहा कदम है? इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान विमल त्रिवेदी है। वह पिछले 40 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय हैं। वह राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र का यह रास्ता क्या तानाशाही की तरफ जाता है और क्या उस तरफ भी जाता है जिसको कि क्लासिकल वर्ड में फांसीवाद आजकल कहा जाता है। जी त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है। और सीजीआई की जो टिप्पणी है उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही आपने तो स्वयं ही अपने मुंह से ही कह दिया कि तानाशाही और फांसीवाद की तरफ रास्ता नहीं, तानाशाही मैंने की तो तरफ जा सवाल की रहा तरह है। रखा है सर। जी। हाँ हाँ, ठीक है। सवाल में ही उत्तर आपका है। ईमानदारी की बात यह है कि रास्ता फांसीवाद की तरफ जा नहीं रहा है। फांसीवाद काफी हद तक अ, उसका चरण कौन सा है ये तो सोचना पड़ेगा अभी कि चरण कौन सा है, लेकिन फांसीवाद काफी हद तक प्रभावी हो गया है। काफी हद तक। और ये यही काम जब दूसरी ऐसी सरकारें जो इसके पहले 2014 के पहले सरकारें थीं, ऐसा नहीं है कि वो कोर्टों को, ईडी को, सीबीआई को, इत्यादि इत्यादि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो जिनका जिनका जिनकी स्वतंत्रता रहती थी, उनको प्रयुक्त न करती हूँ। ऐसा नहीं मैं कह रहा था कि इसके पहले की सरकारें इन सब संस्थाओं का इस्तेमाल अपने हित में न करती हों। यहाँ तक कि आपको याद होगा, वो पिंजड़ा सीबीआई को कहा गया था और सब तमाम चीजें थी। और ऐसा नहीं कि कोर्ट का इस्तेमाल न करती हूँ, लेकिन दो ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक फर्क है। जब ये तानाशाही हो या एक तंत्रवाद हो या उसको अधिनायकवाद हो या वो अ, तमाम नाम जो एक साथ तमाम लोग समानार्थी रूप से लिए जाते हैं, जी। ये सारी चीजें फांसीवाद के अंग होती हैं, फांसीवाद की पृष्ठभूमि तो बनाती हैं, लेकिन ये स्वयं में फांसीवाद नहीं होती। जब इनका उद्देश्य पूंजी और कारपोरेट की सत्ता के एक खास हिस्से के लिए किया जाने लगता है, वो छोटे हिस्से के लिए, और जब उसकी नंगी तानाशाही की तरफ बढ़ा जाता है, तब इनका प्रयोग करना वो एक अलग अर्थ रखता है। और उनका प्रयोग उस तरीके से नहीं होता है कि कोई पर्दा और मुखौटा डाल के जो है हमें प्रयोग करना है। तब मुखौटा जो है तार तार हो जाता है और उसको इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अब भी सरकार कहती है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन प्रयोग में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितने सेकुलर हैं? रही बात सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया, तो इससे बहुत ज्यादा नहीं, प्रगतिशील और जजमेंट नहीं जनवादी है, माफ जनता करिएगा, टिप्पणी की है जी। टिप्पणी की, हम्म। तो उसको जो है प्रगतिशील और जनवादी जनता बहुत प्रसन्न हो जाए और इस तरीके से सोचने लगे, आ हा अभी भी हमारे देश में कानून का राज कायम है। इस तरीके से अगर वो सोचने लगे, तो उन साथियों को हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से अपना मुखौटा बरकरार रखने के लिए प्रयत्नशील है। जी। किसी तरीके से उस नहीं, पर एक बात कितना जो दबाव विमल हो। जी आप कह रहे थे उससे मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और क्लियर। जी, आपने कहा हाँ कि जब मुखौटा
खत्म हो जाता है, तार तार हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सीजीआई की टिप्पणी उसी तार तार होने का द्योतक है, चिन्ह है, पहचान है, जो कह रहा है कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जी। सीजीआई ये टिप्पणी जो कर रही वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन मैं जो वाक्य कर रहा था उसको आपने काट दिया, वाक्य पूरा करने देते। मैं ये कह रहा हूँ सीजीआई उस तार तार होने के अंतिम अवशेष को बचाने के लिए और अपना मुखौटा बनाए रखने के लिए कि नहीं नहीं हम सुप्रीम कोर्ट अभी भी जिंदा है, उसका उसकी ये एक ऐसी चीख है, सुप्रीम कोर्ट की खुद की ये चीख है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और हमारी कोर्ट की स्वतंत्र प्रक्रिया को अंतिम तौर पर एकदम खत्म कर दिया जाए। उसके पहले हमें बोलने का इतना मौका मिला है तो हम क्यों ना बोल लें कि ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास है। लेकिन हमें इसमें साथ में कुछ चीजें जोड़नी है। ऐसा नहीं कि कोर्ट एकदम ऐसी पवित्र गाय रह गई है, होली काऊ, जिसमें जो है जो नीचे से लेकर ऊपर तक अभी भी इस तरीके की है, जिसको ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर एकमात्र आशा की निगाह, कुछ लोग नहीं बोलते हैं एकमात्र आशा की निगाह सुप्रीम कोर्ट है। जी। तो नीचे से लेकर ऊपर तक कितना भ्रष्टाचार कोर्ट में है वो स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट के मामले में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। इसलिए बहुत संयमित ढंग से मैं बोल रहा हूं कि नीचे से ऊपर तक, दीवानी से लेकर मतलब एकदम नीचे से जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जिला अदालतें होती हैं, तहसील अदालतें होती हैं, वहां से लेकर सर्वोच्च संस्था जो सुप्रीम कोर्ट है वहां तक वो भ्रष्टाचार अपने तरीके से पैर पसार रहा है। और उसी तमाम ये तो जानते ही है आप कि इस तरीके की चीजें व्यवस्था को खोखला करती हैं। वो खोखली तो पहले से ही हो गई हैं, लेकिन 2014 के बाद उस खोखलेपन के अंदर जो ठोस तत्व बचा रह गया था उसको भी समाप्त करने के जो प्रयास है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो ये संघर्ष है कि उसमें वो अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए चीख पुकार मचा रही है, उसके अंतिम अवशेष अजय जी आप सीजेआई की इस टिप्पणी में देख सकते हैं। तो विमल जी, अगर आप जो है पिछले 40 वर्षों से लगातार राजनीतिक सामाजिक जीवन में, या इससे भी लंबा वक्त हो, आपने इमरजेंसी आंखों से देखी होगी। चूंकि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो भुगते भी होंगे। बार बार लोग कह रहे हैं कि यह इमरजेंसी जो है अघोषित इमरजेंसी है, और यह उसके मुकाबले ज्यादा तानाशाहीपूर्ण है, ज्यादा एकाधिपत्यवादी है। क्या आप इस राय से सहमत हैं? सहमत ही नहीं, मैं तो ये कह ही रहा हूं। जी। वो इमरजेंसी तो सबने देखी, वो लोकतंत्र को विकृत करके डिस्टार्ट करके उस इमरजेंसी को असंवैधानिक या संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर जो लगाया गया वो देश की जनता ने देखा और उसके खिलाफ देश की जनता ने उस समय आंदोलन किया। जी। लेकिन अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या है आपको? देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को अंदर से खोखला कर दें। बिना इमरजेंसी लगाए, बिना इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी से बदतर नहीं, बहुत बदतर नहीं, उससे करोड़ों गुना लाखों गुना ज्यादा आप तानाशाही देश के जीवन के हर क्षेत्र में लगा दें और कोई इमरजेंसी ना हो, सब संवैधानिक तौर पर ये हो कि सब एकदम संस्थाएं सही काम कर रही हैं। तो क्या तो ये सवाल ये, कॉन्ट्रडिक्शन संभव है? ये अंतर्विरोध, इतना बड़ा अंतर्विरोध संभव है कि तानाशाही लादी भी ना जाए औपचारिक, और तानाशाही देश में बनी रहे? तो आपको भूल गए क्या पिछली शताब्दी में जब 22 नवंबर 1922 को जब मुसोलिनी की सरकार आई, जब चुनाव नहीं होते थे, तब के संविधान नहीं था। जब रीग स्टाक जलाई गई थी जर्मनी में 1933 में, तब की स्थिति आपको नहीं याद है क्या? ऐसा पिछली शताब्दी में जो प्रयोग फांसीवाद ने किए थे, आपको तो याद है कि, आपको तो अच्छे से याद है, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं मुझे मालूम है। नहीं। आपको याद है कि तो आपका 19 ये में कहना चुनाव है हुए। जी, इसी बात को थोड़ा आगे हाँ बढ़ाइए, क्लियर कट। आपका हाँ। ये कहना है कि लोकतंत्र के रहते, चुनाव के होते भी भारत में तानाशाही लादी जा सकती है, डिक्टेटरशिप लादा जा सकता है, ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, बल्कि ये नहीं कह रहा हूं केवल कि भारत में ला दी जा सकती है। जी। वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश जो अमेरिका है, उसमें भी ये हो सकता और हो रहा है। ट्रंप को पिछली बार बिडेन ने अगर किसी तरीके से हरा पाया
तो ट्रम्पिज्म वहां नहीं खत्म हुआ, तमाम न्यायालयों ने उन्हें घोषित कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अंतिम फैसला उनका चुनाव न लड़ने का माने। तब पिछली शताब्दी में चूंकि नौ उपनिवेशवाद के कारण तमाम देशों में मतपेटिका से होकर सत्ता नहीं निकलती थी, तमाम देशों में जी मतपेटिका से सत्ता तो उपनिवेशवाद के खत्म होने के बाद निकलने लगी है। आज के दिन चाहे होनोलुलु से लेकर वो ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया के अंदर अधिकांश 200 देशों के अधिकांश देशों में मत मत होना, चुनाव होना, ये लोकतंत्र की मात्र एक पहचान रह गई है। तो फांसीवाद ने अपने को जो एकोमोडेट किया है वो ये किया है कि इस चुनाव और संविधान के होते हुए किस तरीके से 21वीं शताब्दी में हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं फांसीवाद आएगा तो एकदम सारी चुनाव किसी भी तरीके से चुनाव बंद हो जाएगा सब। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, किंतु ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल इतना ही है, जब तक उनका बस चलेगा कि जनता को ये धोखा दे सकें कि नहीं प्रणाली जिंदा है, तब तक वो धोखा देंगे। जब ये धोखा देने के लायक भी नहीं रहेंगे तब चुनाव करना वो बंद करेंगे। तो तो ये सवाल तो फिर ये समझा जाए कि ईवीएम की जो भारत में बहस है कि भाई साहब ईवीएम से लूट हो रही है, यहां सरेआम मेयर के चुनाव में बैलेट पेपर से लूट हो गई, तो क्या सरकार यह दिखाना चाहती थी कि ईवीएम से करो चाहे बैलेट से करो लूट जारी रहेगी क्योंकि वहां भाजपा बिल्कुल ही सत्ता में आई है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर, जहां तक जिस जगह तक उनकी सत्ता चलेगी जी कहां तक वो ईवीएम हो या जो है बैलेट हो। जिलाधिकारियों को डीएम्स को अपने पूरे तंत्र को सक्रिय करके अपने पक्ष में वोट डालने का काम वो करे, जहां तक उनसे संभव होगा, जिस जगह तक संभव होगा उस जगह तक वो करने के लिए उनका सिस्टम एकदम रेडी हरदम रहता है। ऐसा नहीं ईवीएम का मसला गलत है या ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती है, लेकिन अभी इतनी ही धांधली वो कर पाते हैं कि जिस जिस धांधली के बाद ये प्रश्न ना उठाया जाए कि ईवीएम के कारण ही केवल जीतते हैं। तभी आप देख रहे हैं ना कि विपक्षी सरकारें भी तो बनी है। जी तो ईवीएम का प्रयोग इस तरीके से नहीं हो सकता है, उतना ही हो सकता है कि 100 में एक वोट का गड़बड़ कर लिया या ये कर लिया, उसको भी प्रमाणित करने के लिए अभी तक ईवीएम के खिलाफ जनाक्रोश है, जन आंदोलन भी है। लेकिन ईवीएम के बावजूद उनका तर्क है कि चूंकि विपक्षी सरकारें बन रही हैं, और वास्तव में ये बात सही है कि ईवीएम की उतनी धांधली के बाद भी विपक्ष को जीतने की एक चुनौती है और जीतती है विपक्ष। जी लेकिन सवाल ये है कि बिहार का मसला आपने देखा था कि नहीं देखा, तब क्या कोर्ट नहीं था? तब भी तो कोर्ट अदालतें तो तब भी थी जी है। इसके अलावा बहुत जगहों पर लोकतंत्र का जो चीर हरण पूरी तरीके से था, तब क्या। अच्छा, दूसरी बात, अगर इतना ही हम भरोसा करें तो जो अन्य बड़े बड़े निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, चाहे वो धारा 370 पर हो चाहे वो राम मंदिर पर हो, क्या वास्तव में देश की जनता मुतमईन है कि न्याय की दृष्टि से ये निर्णय पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं? आस्था के नाम पर किसी निर्णय को देना, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट की भाषा देखिए आप कि ये सारे तथ्य जो है वो बताते हैं कि दूसरे हैं, और निर्णय जो होता है वो आस्था के आधार पर दिया जाता है। उसी तरीके से बात आप बात पूरा। अलग दिशा में चली जाएगी। एक एक इसी मसले पर, जी जी। चुनाव वाले मसले पर बात करते हुए आखिरी सवाल हाँ के हाँ। तौर पर मैं आपसे रखूंगा कि क्या जी आप जी। कुछ यह अनुभव, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि चुनाव भी हो रहा है और तानाशाही भी हो रही है, आप जैसे लोग बार बार ये कह रहे हैं, तो क्या कुछ दुनिया में, जैसे आपने मुसोलिनी का जिक्र किया, क्या दुनिया में कुछ और भी उदाहरण हैं जहां चुनाव होते, लोकतंत्र के रहते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तानाशाही ला दी गई, विपक्ष खत्म किया गया, संस्थाएं खत्म की गई, जैसा कि भारत में होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप लोग कह रहे हैं ये नहीं, बात? लगभग लगभग और उदाहरण नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली शताब्दी और इस शताब्दी में जो अंतर है वो मैंने आपका इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया है जी कि पिछली शताब्दी में चूंकि सारे देशों में चुनाव होते ही नहीं थे, तब मतपेटिका से सरकार नहीं निकलती थी, चूंकि उपनिवेशवाद था, चूंकि राष्ट्र गुलाम थे। अब नेशन स्टेट स्वतंत्र हैं। आज 21वीं शताब्दी में के अपेक्षा फांसीवाद के सामने ये चुनौती है कि मतपेटिका से सरकार निकलने के बावजूद चुनाव की संस्था का मखौल न उड़ाते हुए, एक तरीके से ये दिखाते हुए कि लोकप्रिय जनप्रिय सरकार। एक बात बताइए, जब मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश का है
और चुनाव में उसको वोट सबसे ज्यादा ऐसे ही मिल सकते हैं, तो क्यों वो चुनाव को खत्म करके ये जाहिर करे कि हमने अपने यहाँ लोकतंत्र खत्म कर दिया है? तो इस लोकतंत्र के रहते हुए वो क्यों सत्ता में वोट की मार्फत से जब तक आ सकता है तब तक क्यों नहीं आएगा? इसी तरीके से दुनिया के अन्य देशों में, इटली में जो वो फासिस्ट महिला है, नाम लो जरा, नाम मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, जी, मुझे भी नहीं। हम्म। जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, हम्म। या तो वो क्या चुनाव से नहीं आई है? क्या अभी अगर बाई द वे इस चुनाव, बाई द वे हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन बाई द वे अगर ट्रंप आ जाएंगे तो क्या चुनाव से नहीं आएंगे? बाल्सोनारो दोबारा अगर आ जाए ब्राजील में तो चुनाव से नहीं आएंगे? तो अब इस समय तो जब तक संभव है दुनिया के सारे राष्ट्रों में फांसी, इस समय फांसीवाद कोई भारत की प्रक्रिया तो अकेले है नहीं कि केवल भारत में आया हो, पूरी दुनिया में। अभी आपने देखा फ्रांस में भी उसको नियुक्त करना पड़ा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना जी। पड़ा। तो सारे देशों में इस समय अजय भाई वो चुनाव के रहते हुए ही फांसीवाद, तानाशाही ला रहा है। और वो प्रक्रिया भारत में एक आदर्श रूप से, कलात्मक रूप से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाई जा रही है। सारी संस्थाओं को अंदर से खोखला करके उनको जो है तानाशाही के लिए प्रयुक्त करो। या ऐसा हमने शुरुआत में ही कह दिया था, ऐसा नहीं ईडी को, सीबीआई को पहले नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहले के इस्तेमाल में और इस समय के इस्तेमाल में उद्देश्य का जो अंतर है उसको आपको गौर करना पड़ेगा। पहले का उद्देश्य क्या था? ऐसा नहीं कि पहले जो है पूंजीपति वर्ग की सत्ता नहीं थी, पहले भी पूंजीपति वर्ग की सत्ता थी, लेकिन अब हमने अजय जी बताया ये पूंजीपति वर्ग की केवल सत्ता नहीं है, ये पूंजीपति वर्ग के अति छोटे हिस्से, कारपोरेट, उस कारपोरेट के अति छोटे हिस्से की खुली और नंगी आतंकवादी तानाशाही की तरफ वित्त पूंजी की कठपुतली के रूप में सरकारों का अग्रगमन है, सरकारों का आगे बढ़ना है। तो इसी को तो फांसीवाद कहते हैं, फांसीवाद कोई और चीज तो नहीं होती है। जी। तो उस दिशा में चुनाव के साथ पूरी सब खुली नंगी आतंकवादी तानाशाही शब्द बहुत खतरनाक है। केवल खुली नंगी आतंकवादी तानाशाही में केवल तानाशाही नहीं है, वो आतंकवादी भी है, और केवल आतंकवादी नहीं है, वो खुली भी है, ओपन। तो ये जो है ना, और दूसरी बात ये कि ये वित्तीय पूंजी का केवल अल्पसंख्यक हिस्सा नहीं है, वित्तीय पूंजी का सबसे बड़ा प्रतिक्रियावादी अंधराष्ट्रवादी हिस्सा है जी। ये जो फांसी। ठीक है, तो तो हमें अब सवाल ये बातचीत खत्म करनी होगी, समय की सीमा होती है। आपका जी जी शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विमल त्रिवेदी। वह राजनीतिक सामाजिक मसलों के जानकार हैं और राजनीतिक जीवन में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने तानाशाही इंदिरा गांधी वाली भी देखी है और आज की भी ऑफिशियल या कहें चुनावी तानाशाही भी वह देख रहे हैं। वह मान रहे हैं कि हमारा देश तानाशाही से आगे फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। वह देश को समझा भी रहे हैं कि फांसीवाद किन स्थितियों में कहा जाता है। खैर, इस बीच जो सीजीआई की टिप्पणी है वह अगर यह कह सकती है कि इस देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, तो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक टिप्पणीकार इस बात का भी अनुमान लगा सकता है कि इस देश में तानाशाही से आगे फांसीवाद के क्रम बढ़ने वाले हैं। जैसा भी आपको बातचीत लगे जरूर बताइएगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।